बच्चों, हम लोग आजकल देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है ना। आपको हमने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि कैसे एफरेंट आर्टेरियोल में जो मटेरियल है, मिक्सचर है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सब जो मिक्सचर है वो कैसे ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर के पीसीटी तक आ गया। ठीक है ना। इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल रहे थे। इसमें कुछ जो यूजफुल चीज़ है वह भी आया, जो हार्मफुल चीज़ है वह भी आया। ठीक है। तो अब जो हमने 3 स्टेप बताए थे यूरिन फॉर्मेशन के, उसमें पहला स्टेप था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसका डिस्कशन हमने आपको पीछे क्लास में कर दिया। आज के हम डिस्कशन का जो मैटर है हमारा वो है कि जो ग्लोमेरुलस से, बोमेन्स कैप्सूल से फिल्टर होकर के आपको आ गया पीसीटी में। अब पीसीटी में जो यूजफुल मटेरियल है उसका वापस ब्लड में जाएगा कैपिलरी के द्वारा। 2 कैपिलरी है, एक है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो कि पीसीटी के ऊपर में है, तो पीसीटी से वापस जाएगा ब्लड में पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के द्वारा, और नीचे जो लूप ऑफ हेलने है उसके चारों तरफ जो कैपिलरी है उसको वासा रेक्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वासा रेक्टा। तो वहां भी वापस जाएगा। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो आज के क्लास में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बारे में और ट्यूबुलर सिक्रेशन के बारे में। तो इसी के साथ हमारा ये तीनों फिनोमेना पूरा हो जाएगा यूरिन फॉर्मेशन का। ठीक है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। पहले देखो, पहला जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है। तो कह रहा है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो हुआ हमारा वह नॉन सिलेक्टिव था। पहला क्वेश्चन नीट का कैसा था? ये कैसा था? नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव का मतलब हुआ कि यहां पर कहीं भी कोई ऐसा नहीं था कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। नॉन सेलेक्टिव था, सब आ गया। अच्छा भी, टॉक्सिक भी, यूजफुल भी, हार्मफुल भी। दैट मीन्स कि मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस जो है जैसे ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, आयंस आल्सो गेट फिल्टर्ड, आल्सो गेट फिल्टर्ड। तो अब कह रहा है कि जो अच्छा चीज भी आ गया, अगर उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन का पार्ट बन के बाहर चला जाएगा। तो कह रहा है इसको these are to be reabsorbed, इनको, इन्हीं को फिर से रीअब्जॉर्प्शन की जरूरत है। कहां से रीअब्जॉर्प्शन होगा? कहा 2 चीज हमने आपको बताया। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी ये होता है पीसीटी पे, ठीक है, वासा रेक्टा ये लूप ऑफ हेलने पे। ठीक है। तो हम एक एक करके आपको देखते हैं। अब एक से क्वेश्चन आया कि लूप ऑफ हेलने में ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा या पीसीटी में होगा? तो जवाब है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीसीटी के अंदर होगा। कहां होगा? पीसीटी के अंदर। मतलब सबसे जो दारोमदार है किडनी का रीअब्जॉर्प्शन का, यूजफुल मटेरियल को वापस लेने का, वो है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल। तो आप बात समझे, किडनी से नेफ्रॉन आए, नेफ्रॉन से ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। अब हम कह रहे हैं फिल्टर होकर तो आ गया, लेकिन वापस ले जाने का जो प्रक्रिया है उसमें सबसे जो मुख्य भूमिका है वो है पीसीटी की। अगर पीसीटी किसी का गड़बड़ हो गया तो वापस जितने मटेरियल जाने वाले हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के द्वारा ब्लड में और ब्लड से फिर सेल में, वो नहीं जाएंगे। समझे? तो पूजा करनी चाहिए पीसीटी की। किसकी? पीसीटी। बोलो। हाँ, पीसीटी यही है, यही ऑब्जर्व कराएगा। कितना परसेंट ऑब्जर्व कराएगा? तो पहला क्वेश्चन हो गया मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल में हो गया, और मिनिमम जो छोटा बच्चा कुचा रह जाएगा वो लूप ऑफ हेलने पूरा करेगा। ठीक हो गया। तो पहला हम देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी में क्या क्या होता है। पहला पॉइंट है हमारा 70 से 80%। डेटा पकड़िए, नीट का डेटा कहेगा पीसीटी में कितना परसेंट एब्जॉर्प्शन होता है? कितना? जोर से बोलो। कितना? जोर से बोलो ना। 70 से 80% टोटल रीअब्जॉर्प्शन होगा इसका। अब कह रहा है कि क्या क्या रीअब्जॉर्ब होगा, क्या क्या रीअब्जॉर्ब नहीं होगा।
तो कह रहा है व्हाट रीअब्सॉर्ब फ्रॉम पीसीटी इनटू पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। तो पहला है ऑल ग्लूकोज, जो आ गया था कि भाई ग्लूकोज तुम यहाँ क्यों आ गए, ग्लोमेरुलस फिल्टर होकर के आप यहाँ क्यों आ गए, आपकी जरूरत तो सेल में थी, आपको यूरिन का पार्ट थोड़ा न बनना है, समझे। तो पीसीटी ने कहा भाई साहब तुम वापस जाओ, कहाँ जाओ, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में जाओ। ठीक हो गया। तो पहले ऑल ग्लूकोज, ये ग्लूकोज किसका है, कार्बोहाइड्रेट है, नहीं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है। पहला चीज ऑल अमाइनो एसिड, प्रोटीन का डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, मतलब कार्बोहाइड्रेट वापस चला गया, प्रोटीन वापस चला गया, और फैट पहले से ही था, फैट का तो अब्जॉर्प्शन ही नहीं हुआ फिल्ट्रेशन में, आपको याद हो। ठीक है, तो तीनों भोजन चला गया सेल के अंदर में। अब आइए इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसको मिनरल्स बोलते हैं, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, 70 सोडियम पोटासियम क्लोराइड ये वापस चला गया। 70 से 80% पानी, ओहो हो कितनी बड़ी बात है भाई, वी आर टेरेस्ट्रियल एनिमल, हम जमीन पे स्थलीय जीव हैं, हमारे चारों तरफ हवा है, पानी नहीं है, तो पानी की ज्यादा जरूरत है हमारे बॉडी को। सेल के ऑस्मोलिटी मेंटेन करने के लिए, सेल के कुल माने और भी मेटाबॉलिज्म के लिए सॉल्वेंसी के सॉल्वेंट के रूप में काम करता है, तो हमें पानी की ज्यादा जरूरत है। तो अगर ये सब पानी चल जाएगा यूरिन के थ्रू, तो फिर तो आदमी खाली भर दिन जाता ही रहेगा यूरिनल ही, समझ क्या है। तो कहा कि 70 से 80% वाटर ये वापस चला गया पीसीटी में। ठीक हो गया। 90% बाइकार्बोनेट ये सब वापस चला गया। अब कह रहा है कि कौन कितना रीअब्सॉर्ब हुआ, इसके आधार पे पूरे सब्सटेंस को 3 भाग में बांटा, समझे। एक है हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू सब्सटेंस, जिसका एब्जॉर्प्शन बड़े पैमाने पर हुआ, जिसमें लिखा है ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, तो 3 भाग में बांटा। हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू सब्सटेंस कौन कौन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज लिखिए, अमाइनो एसिड, सोडियम पोटासियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, वाटर, ये सब ज्यादा बड़े पैमाने पर चला गया। देखिए 70-80%, 90% चला गया, ये हुआ हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू। कहा इससे कम जिसका एब्जॉर्प्शन हुआ वो है लो थ्रेशोल्ड वैल्यू सब्सटेंस, और इसमें है आपका यूरिया, यूरिक एसिड। अब आपको पता है क्वेश्चन क्या पूछेगा नीट में, नीट में क्वेश्चन पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लो थ्रेशोल्ड वैल्यू सब्सटेंस, समझे। कहेगा इसमें से कौन जो मटेरियल है, सब्सटेंस है जो लो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, और उसमें लिखा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, आपको लिख देगा क्रिएटिनिन। जवाब क्या होगा, जवाब क्या होगा, यूरिया। याद कर लो, यूरिया और यूरिक एसिड लो। और कहा कि जो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, जहर है, टॉक्सिक है, शरीर को सेल को जरूरत बिल्कुल नहीं है, उसका एब्जॉर्प्शन तो होगा ही नहीं, तो कहा नो थ्रेशोल्ड वैल्यू सब्सटेंस, नॉट एब्जॉर्ब एट ऑल। कौन कौन है, क्रिएटिनिन और हिप्यूरिक एसिड, याद कर लीजिए इसको। ठीक है। कहा कि ब्लड में जो ग्लूकोज है, ठीक है ना, तो उसमें कह रहा कि रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ ग्लूकोज, किडनी के अंदर में रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू ग्लूकोज का कितना है, 180 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है नीट का, पकड़िए इसको। ये क्वेश्चन आएगा कि रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ ग्लूकोज इज, क्वेश्चन का जवाब है 180 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक हो गया। अब ये अब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में वापस चला गया, तो ब्लड में तो नहीं रहेगा ना, ब्लड से सेल तक जाएगा, तो कहा ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा सेल तक। ठीक है, यहां देखिए कहा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा पहुंचेगा आपका सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, इसमें पंप लगा होगा, सोडियम पंप एक नाम लिख दिया, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, यूरिया बाय डिफ्यूजन। बाय डिफ्यूजन कौन कौन जा रहा है, यूरिया, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड। पानी का बाय ऑस्मोसिस। तो ये 4 प्रोसेस याद रख लेना। ठीक हो गया। तो इतनी बातें हुई पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन किस किस मटेरियल का होता है, कैसे होता है। अब हम करते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनले।
पहला क्वेश्चन इसमें मिनिमम है, ये याद करो, यहाँ पे मिनिमम है, सबसे मिनिमम। अब कह रहा है तो मिनिमम का एब्जॉर्प्शन होगा, काम क्या करेगा, तो कह रहा है कि लूप ऑफ हेनले प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ऑस्मोलरिटी, मेंटेनिंग ऑस्मोलरिटी ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलरिटी मेंटेन करेगा। ऑस्मोलरिटी का मतलब कि कितना आयन की जरूरत है, कितनी पानी की जरूरत है, उसका बैलेंस, इसको ऑस्मोलरिटी बोलते हैं, समझे। अब देखो लूप ऑफ हेनले में 3 पार्ट है उसके, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। तो कह रहा है डिसेंडिंग लिम्ब में जो पार्ट है परमिएबल है वाटर के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि ये लूप ऑफ हेनले में कौन सा पार्ट है जिसे पानी जाएगा, तो कहा डिसेंडिंग लिम्ब, मतलब ये वाला पोर्शन, ये देखो ये वाला पोर्शन को डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं, इसको असेंडिंग बोलते हैं, इसको लिम्ब बोलते हैं। तो यह जो चीज है यह जाएगा वाटर, यहां पर परमिएबल है वाटर के लिए, इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यहां से कोई भी चीज इलेक्ट्रोलाइट नहीं जाएगा, खाली वाटर जाएगा इसमें, समझ में आया। दूसरा है असेंडिंग लिम्ब, इम्परमिएबल टू वाटर। अब असेंडिंग लिम्ब में जो ऊपर जा रहा है इधर में, यहां पर वाटर नहीं जाएगा। अब चाहो तो इसको हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हो, समझने के लिए थोड़ा समझो, यहां ऐसे समझ सकते हो। देखो ये है डिसेंडिंग, ये है असेंडिंग। यहां पर चाहो तो क्या लिख सकते हो, यहां पर वाटर को अलाउड है, वाटर अलाउड है, इलेक्ट्रोलाइट अलाउड नहीं है। यहां पे वाटर अलाउड नहीं है, यहां इलेक्ट्रोलाइट अलाउड है, ये समझ लो। हाँ ठीक हो गया। कर पार्शियली परमिएबल टू यूरिया, इसी में कुछ जगह पर कुछ जो चीज है यूरिया की परमिशन है, बस। तो अब इतनी बातें हमने रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले के बारे में कह दिया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसको जरा फिगर फोटो खींचो, और जो लोग पढ़ रहे हो उसको आराम से इसको नोट करो। तो अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा रीअब्जॉर्प्शन इन डीसीटी इन कलेक्टिंग डक्ट, मतलब डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है। तो कह रहा है कि भाई साहब ये फैकल्टेटिव है, कंडीशनल है, ये नॉर्मल वे में नहीं होता। जब स्कार्सिटी हो गई किसी चीज की तो उस कंडीशन में इट इज ओनली टेक प्लेस व्हेन देयर इज डिस्टरबेंस इन मैकेनिज्म, मतलब यूरिन बनने की प्रक्रिया में कोई चीज डिस्टर्ब हो गया मैकेनिज्म, तब ये काम करेगा। करेगा क्या, ये कैसे करेगा, इट हैपेंस ड्यू टू हार्मोनल एक्शन, और 2 हार्मोन का नाम है यहाँ, एक हार्मोन है एटीएच, दुनिया जानती है इसको, क्या नाम है इसका, वैसोप्रेसिन के नाम से, नाम है इसका एंटी डाइयूरेटिक, समझिएगा नाम, डाइयूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, यह डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूबुल की परमिएबिलिटी को, परमिएबिलिटी बढ़ाता है, किसके लिए, पानी अंदर जाए, मतलब ये दरवाजा खोलता है कि पानी आ जाओ, समझे। एडीएच क्यों, ताकि वाटर इज अब्सॉर्ब्ड इनटू पेरिट्यूबुलर कैपिलरी फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट, हो गया, तो ये काम हो गया। दूसरा रीअब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग डक्ट, यहां पर यूरिया रीअब्सॉर्ब होगा, यूरिया इज रीअब्सॉर्ब्ड इनटू मेडुलरी फ्लूइड फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, दिमाग में आया, मेडुलरी फ्लूइड फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, समझे ना, ऐसे ऐसे करके यहां पर कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है, ये मेडुलरी फ्लूइड, तो यहां मिटा देता हूं इसको, गंदा लगेगा। मेडुलरी फ्लूइड फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट ड्यू टू कीप अप ऑस्मोलिटी, ऑस्मोलिटी को ऊंचा रखने के लिए। हाई वाटर आल्सो रीअब्सॉर्ब, अब यहां एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा कलेक्टिंग डक्ट में, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यूरिन के अंदर जो पानी बैठा हुआ था वो सब शरीर को वापस आ जाएगा, और यूरिन जो है वो धीरे धीरे पानी खत्म होने से यूरिन में से धीरे धीरे यूरिन कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, मतलब उस में से भी हम निचोड़ लिया पानी, जितने शरीर को चाहिए हमने सब पानी ले लिया और फिर यूरिन को कंसंट्रेट करके बाहर भेजा। तो मेनली
मेक यूरिन कंसंट्रेट। समझे, ये है दोनों फेनोमेना। अब लास्ट फेनोमेना हमने तीन स्टेप में बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में। पहला था अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा था रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है सिक्रीशन। चलते चलते हम आपको उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर मैक्सिमा बोलते हैं। कारण ट्यूबुलर सिक्रीशन इन पीसीटी में क्या क्या सीक्रेट हो रहा है? क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, पिगमेंट्स, कुछ ड्रग्स जैसे पेनिसिलिन वगैरह है एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू पीसीटी। फाइनली ये कहां चला गया सीक्रेट करके? पीसीटी में सीक्रेट होकर चला गया। और क्या क्या? H प्लस, पोटेशियम प्लस, अमोनियम सीक्रेटेड इनटू पीसीटी फ्रॉम बॉडी फ्लूइड। फिर पीसीटी में आ गया, फिर ऐसे होते होते यूरिन का पार्ट बन के बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? तो ये है हेल्प्स टू मेंटेन पीएच आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। बाहर निकालेगा तब ना। तो दूसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे आपको या तो नहीं है, देखो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा घचर पचर नहीं हो इसके लिए मैं आपको यहाँ अलग बताया था। लूप ऑफ हेनले में ट्यूबुलर सिक्रीशन या तो बहुत मिनिमम है या नहीं है। तीसरा पॉइंट है ट्यूबुलर सिक्रीशन इन डीसीटी या कलेक्टिंग डक्ट या ट्यूबुल। सोडियम H प्लस, K प्लस और NH4 प्लस सीक्रेटेड इनटू DCT फ्रॉम ब्लड। दूसरा है बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब इनटू ब्लड, यहां दिखा दो इसको ब्लड। ठीक है जी, बस। और ये तीनों काम क्या करेगा? यह करेगा सोडियम पोटेशियम का बैलेंस और पीएच को मेंटेन करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। आपका इसमें एक चीज रहता है, उसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहां तक आप पढ़िए आज। ठीक है जी बच्चों, चलो नोट करो।